नमस्कार दोस्तों। तो अपन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 2 जो है उसका हल जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे और एग्ज़ाम स्तर के प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिले और इस टेस्ट पेपर को आज मैं हल करवा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना। पहला प्रश्न था, निम्न चारों संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम यानी संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में जमाना था आपको इस प्रश्न के अंदर। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास जो सबसे बड़ी संख्या थी, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आया होगा। सबसे बड़ी संख्या थी सी, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो संख्या है 42,03,756, उससे छोटी होगी संख्या डी 42,03,675, उससे भी छोटी संख्या होगी बी, वो हो जाएगा 42,03,657, और सबसे छोटी संख्या है ए 42,03,567। यानी जो सही क्रम होगा बड़े से छोटे में वो होगा बी, सी, डी, बी और ए। अगला प्रश्न जो है वो भी अपन ध्यान से देखते हैं। प्रश्न के अंदर बोला है 1 करोड़ निम्न में से किसके बराबर होगा, है ना। 1 करोड़ निम्न में से किसके बराबर होगा। अच्छा, क्या आप 10 लाख को 1 करोड़ कह सकते हो? नहीं। क्या 100 का अगर मैं लाख से गुणा कर दूं तो क्या 1 करोड़ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप गुणा करके देख लो। 100 का गुणा कर दो 1 लाख से। 100 का जब 1 लाख से गुणा करोगे तो 1 लाख के पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये 1 लाख के पीछे 5 जीरो तो है ही, 2 और लग गई। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। बिल्कुल 100 लाख को ही 1 करोड़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की अपन बात करते हैं। क्या बोला है, इस संख्या को आपको शब्दों में लिखना है। 5 करोड़, तो ये हो गया 5 करोड़। 9 लाख, उसके बाद क्या है 4,000 यानी 04, उसके बाद है 988, तो 988, तो ये आ जाएगा 5 फिर 09 फिर 04 फिर 988। तो जब आप इस संख्या को शब्दों में लिखोगे तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। प्रश्न 4 के अंदर क्या बोला है, एक गांव की कुल जनसंख्या है 78,692। इसमें से 26,942 पुरुष है और 28,167 महिलाएं हैं। पीछे जो शेष बच गए वो बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्या होगी? कुछ भी नहीं करना, पुरुष और महिलाओं को जोड़कर और इस कुल जनसंख्या में से घटा दो। तो पहले तो आप पुरुष और महिलाओं को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 29,642। इसमें आप जब जोड़ोगे 28,167, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 6 और 4 10 का 0, हसल 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7, हसल 1 2 और 2 4 और 1 5। 57,809 को आप कुल जनसंख्या में से घटा दो। 78,692 में से आप माइनस कर दो 57,809। तो जब आप घटाओगे तो पीछे आपके पास रह जाएगा 20,883, है ना। तो ये हो जाएगा शेष जनसंख्या जो बच्चों को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, और उम्मीद करता हूँ आपने भी टेस्ट में यही विकल्प लगाया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखना, प्रश्न नंबर 5 बड़ा ही आसान प्रश्न। क्या बोला है, जब आप 0 में 60 का भाग दोगे, 0 में किसका भाग देना है? 0 में भाग देना है 60 का। तो भाज्य कितना होगा, भाजक कितना होगा, भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा? तो ये जो बीच में जिसमें आप भाग दे रहे हो, यानी भाज्य तो हो गया 0, भाग 60 का दे रहे हो तो भाजक कितना हो गया 60। अच्छा, चूंकि जब 0 में 60 का भाग दोगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं ना, तो भागफल हमेशा 0 होता है, तो भागफल भी 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब भागफल 0 होता है तो जो भाज्य होता है वही किसका काम करता है? शेषफल का। यानी ये 0 ही शेषफल है। यहाँ पे अगर 4 होता, चूंकि 60 से 4 छोटा है तो वो 4 भाज्य भी होता, शेषफल भी होगा। ऐसी संख्या जो भाज्य से छोटी होती है वो भाज्य भी उतना ही होगा और शेषफल भी उतना ही होगा। और जब भाज्य भाजक से छोटा हो तो भागफल 0 होता है। अपन को क्रमशः चाहिए भाज्य, तो भाज्य कितना 0, भाजक कितना 60, भागफल 0, शेषफल 0। क्रमशः उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 के अंदर क्या बोला है? अच्छा,
25 पैसे के यदि अपन 15 सिक्के ले ले तो जो मान मिलेगा कितना मिलेगा भाई? 25 गुणा 15 कर लो। 25 पैसे के यदि आप 15 सिक्के लोगे तो 25 पैसे इंटू 15, 375 पैसे। 375 पैसे यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं 3 रुपये और 75 पैसे। अब अपन को ये बोला है निम्न में से कौन सा उपरोक्त चारों कथन में से गलत है, यानी किससे 3 रुपये और 75 पैसे नहीं बन रहे हैं। पहला देखना भाई, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3 रुपये हो गए, 50 पैसे का 1 सिक्का यानी 50 पैसे, 25 पैसे का 1 सिक्का यानी 25 पैसे, 3 रुपये प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे, इससे तो 3 रुपये 75 पैसे बन रहे हैं। अपन को तो गलत कथन ढूंढना है। दूसरा कथन देखना, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 1.5 रुपया 3.5 रुपये, प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का 3.5 रुपये और 25 पैसे, इससे भी 3 रुपये और 75 पैसे मिल रहे। अच्छा, तीसरे कथन में क्या है? 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3 रुपये, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 75 पैसे, इससे भी 3 रुपये 75 पैसे बन रहे हैं। चौथा कथन है 1 रुपये के 2 सिक्के यानी 2 रुपये, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 75 पैसे, यानी चौथे ऑप्शन से 2 रुपये 75 पैसे बन रहे हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो चौथा गलत है, और चौथा मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी कथन नंबर 4 गलत है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये भिन्नों वाले प्रश्न जो है मामला गड़बड़ कर रहे हैं, आपके टेस्ट में ये ढंग से टाइप नहीं हो पा रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर समस्या की वजह से। तो मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ। इस प्रश्न के अंदर आपको क्या बोला है, ध्यान से देख लेना आप इस प्रश्न को। देखना प्रश्न नंबर 7, कुछ भिन्नें दे रखी है जिनको आपको आरोही क्रम में जमाना, और भिन्नें आपको जो दे रखी है आप उन भिन्नों को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। भिन्नें क्या क्या दे रखी है? 2/9, पहली भिन्न क्या है? 2/9। दूसरी भिन्न क्या है? 5/8। तीसरी भिन्न है 1/3। चौथी है 1/4। पहले आप क्या करो, भिन्नों को जब भी जमाना हो ना तो उसके दशमलव में 2 अंकों तक मान निकाल ले। दशमलव में 2 अंकों तक मान कैसे निकालेंगे? 2 में 9 का भाग दे दो तो दशमलव लगाए तो 20, 20 में 9 का भाग 9 दूनी 18, 0.22 आएगा ना, ट्राई करके देख लेना। 5 में 8 का भाग दोगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 8 छंग 48, पीछे बचा 2, 2 का 20, 20 में 8 दूनी 16। 1 में 3 का भाग दोगे तो 0.33, 1 में 4 का भाग दोगे तो 0.25। अब आरोही यानी छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी भिन्न है 22 वाली यानी 2/9, उससे बड़ा है 25, उससे बड़ा 1/4, उससे बड़ा है 33 यानी 1/3, और सबसे बड़ा मान है 5/8। तो ये जो क्रम होगा 2/9, 1/3, उसके बाद 5/8 और सबसे बड़ा हो जाएगा 3/4। अच्छा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, देखो ये 3/4 है। 3/4 को आप 0.75 निकालोगे। तो अब अगर आप इसको जमाओगे ना तो सबसे छोटी भिन्न 2/9, उससे बड़ी 1/3, उससे बड़ी 5/8 और सबसे बड़ी 3/4। तो ये हो जाएगा क्रम 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। ये है भिन्नों का आरोही क्रम। प्रश्न नंबर 5 अपन देखते हैं, इसको भी अपन हल करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है इसमें? 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है 3 सही 3/4 रुपये। 5 पेंसिलों का मूल्य आपको दे रखा है। 5 पेंसिलों का मूल्य आपको दे रखा है। इस प्रश्न को अपन ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा अच्छे से समझना। 5 पेंसिलों का मूल्य है 3 सही 3/4 रुपये। तो ये है 5 पेंसिल। 5 पेंसिल का आपको जो मूल्य दिया है वो दिया है 3 सही 3/4 रुपये। इसको साधारण भिन्न में बदल दो, 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4 रुपये। 5 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है तो पहले एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य कैसे ज्ञात करोगे? ये 5 बट्टा में आ जाएगा। तो ये 15/4 रुपये है ना, इसके बट्टा के साथ एक 5 भी लग जाएगा। तो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार यानी 3/4 रुपये।
अब जब एक पेंसिल का मूल्य आ गया तो अपन को पूछा कितने का है, 2 पेंसिल का, तो इस एक पेंसिल वाले मूल्य का अपन गुणा किससे कर लेंगे, 2 से। 3/4 रुपये का आप गुणा 2 से कर दो, 2 से 4 कटा 2 बार, 3/2 रुपये। ऑप्शन नंबर बी 3/2 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। कौन सा कथन निम्न में से सही है? क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? ये सही बोला। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। क्या एक संयुक्त संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या 2 अभाज्य संख्या नहीं है? ये भी गलत है। तो सही कथन सिर्फ कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न नंबर 10, जिसके अंदर आपको क्या करना है, 720 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न मुझे आपको सरल करवाना चाहिए। 720 के आप अभाज्य गुणनखंड करके आराम से सरल कर सकते हो। अभाज्य संख्याओं का भाग देते रहो। 2 का भाग 360, 2 का भाग 180, 2 का भाग 90, फिर से 2 का भाग 45। अब 3 का भाग दोगे तो 15 बार, 3 का भाग दोगे तो 5 बार, 5 का भाग दोगे तो 1 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 5। तो 4 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, फिर 5 आ गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये बिल्कुल भी सरल करवाने जैसा प्रश्न नहीं था, पर फिर भी मैंने एक बार इस प्रश्न को सरल भी करवा दिया है। आप लोग आराम से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकोगे। अब देखना, अगले प्रश्न की बात करते हैं। संख्याएं 725 और 476 का मस्सब ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है। मस्सब ज्ञात करने के लिए 425 और 476 में समान संख्या का भाग देना है। सबसे पहली समान संख्या का भाग जाएगा 17 का, है ना। 17 दूनी 34, पीछे बचा 8, 17 पंजे 85। इसमें 17 का भाग 17 दूनी 34, पीछे बचा 13, और 17 का वापस जब भाग जोगे तो 8 बार जाएगा 136। अब और किसी समान संख्या का भाग दोनों में नहीं जाता तो मस्सब 17 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, लसप निकालना है 90, 60, 75 और 35। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न सरल करवाने जैसा है। लसप आप सबको निकालना आता है ना। लसप जब निकालोगे तो 6300 आएगा। आप आराम से सरल करना, है ना। अगला है प्रश्न, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरी टेस्ट सीरीज से। कुछ लोग कई बार बोलते हैं सर इतने आसान प्रश्न करवा रहे हैं, कमेंट भी करते हैं, है ना। देखो भाइयों, मैं आपको ना तो रेलवे की तैयारी करवा रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ना ही एसएससी की करवा रहा हूँ, ना ही बैंक की करवा रहा हूँ, ना ही IAS RAS की करवा रहा हूँ। रीट की करवा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि रीट के स्तर के प्रश्न रखे जाए, और सारे प्रश्न रीट के स्तर के हैं। प्रश्न नंबर 13, 5 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, है ना। MDH/W से ये प्रश्न सरल होता है। व्यक्ति कितने 5, घंटे कितने 8, दिन कितने 3, बट्टा में कार्य कितना 1। अगली बार व्यक्ति कितना है 1, घंटे कितने 4, दिन कितने भाई x, और काम उसी काम को तो यहाँ पे भी कार्य 1। इस 4 का पक्षांतरण कर दो, भाग में आ जाएगा 5 × 8 × 3, और बट्टा में आ जाएगा 4। 4 से 8 कटा 2 बार, 5 दूनी 10 × 3 यानी 30 दिन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 14, फिर से एक आसान सा प्रश्न। अच्छा, 4 विषयों के कुल अंक कितने हैं? 200 है। उनमें से 3 विषयों के औसत अंक दिए हुए हैं। अब 3 विषयों के औसत अंक दिए हुए हैं तो क्या 3 विषय के कुल अंक आ सकते हैं? 3 विषय के कुल अंक क्यों नहीं आ सकते भाई? औसत का गुणा 3 से कर दो, 48 का गुणा कर दे 3 से, यानी 144 अंक। अब ये 144 अंक जो है ना, वो है 3 विषयों के अंक। ये 200 अंक कितने विषयों के हैं? 4 विषयों के। तो चौथे विषय के अंक आ सकते हैं। 4 विषय में से अपन 3 विषय के अंक घटा देंगे तो वही होगा चौथे विषय के अंक। यानी 200 में से आप क्या करें, 144 घटा दो, पीछे बच जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 15। क्या बोला है? एक व्यक्ति एक साइकिल को 935 रुपये में 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसने खरीदी कितने में? कुछ भी नहीं करना। 935 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। इस पर 10% लाभ हो रहा है तो बट्टा में 110,
क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा किससे कर लो, 100 से। 0 से 0 कटा। अच्छा 11 का भाग, 11 अट्ठे 88, पीछे बचा 5, 11 पंजे 55, 85 गुणा 10, 850 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखो। अच्छा, एक व्यक्ति ने बैंक से 15% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है, यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन दिया हुआ है तो पूछा उधार कितना लिया, मूलधन ज्ञात करना है। जब भी मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना हो, एक साधारण सा सूत्र याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाइयों। सूत्र है मिश्र धन गुणा 100 बट्टा में 100 प्लस दर गुणा समय, मान रखो काटो सरल करो उत्तर पाओ। मिश्र धन कितना है, 7250 गुणा में 100 बट्टा में 100 प्लस दर गुणा समय, 15% इंटू 3 वर्ष। पहले गुणा करो फिर 100 में जोड़ो फिर काटो, तो ये हो जाएगा 7250 इंटू 100 बट्टा में 15 गुणा 3, 45 प्लस 100 यानी 145। अच्छा, अब 145 का जब आप भाग दोगे, एक तो 145 का भाग 725 में पूरा जाता है 5 बार, पीछे 0 है तो 50, 50 इंटू 100 यानी 5000 रुपये। यही होगा इस प्रश्न का मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो एकदम अच्छे से सुनना। प्रश्न नंबर 17 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा अलग सा प्रश्न भी है, इसको भी अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखना जरा, देखो क्या बोला है, 500 रुपये की राशि है, समय है 6 महीने। तो सबसे पहली बात, जब भी समय महीने में दिया हुआ हो, समय महीने में दिया हुआ हो तो उसके बट्टा में 12 लगा दो। 6 बट्टा 12, 6 से एक बार, 6 से 2 बार, तो समय हो जाएगा आधा वर्ष। समय हमेशा वर्ष में रखा जाता है साधारण ब्याज निकालते समय। 8% की 6 माही दर है, 6 माही दर को वार्षिक दर में बदलना पड़ेगा। वार्षिक दर में कैसे बदला जाता है, 8% इंटू 12 माह, और चूंकि ये 6 माही दर है, 6 माही दर है तो बट्टा में कर दो 6 माह। 6 से 12 कटा 2 बार, 8 दूनी यानी ब्याज की दर 16% काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक चाहिए और समय को भी वर्ष में बदल दिया। अब अपन साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन है 500 रुपये, समय है 1/2, दर है 16% और बट्टा में है 100। अच्छा, 100 से 2 जीरो कट गए, 2 से 16 कटा 8 बार, 8 पंजे 40 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। लाभ हानि का एक बेसिक सा प्रश्न है जिसमें एक व्यक्ति वस्तु को आगे से आगे बेचता है। क्या बोला है, एक्स के पास एक वस्तु थी, है ना। एक व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर उसको वाई को बेच देता है और वाई उसको वापस 10% लाभ पर। सबसे पहले ये क्या करता है, 10% हानि पर वाई को बेच देता है, फिर वाई वापस क्या करता है, 10% लाभ पर जेड को बेच देता है। और एक्स को ये वस्तु 100 रुपये में पड़ी थी, प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है, अंतिम में जेड को कितने में मिली ये ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना, 10% हानि है तो 10% कम ही कर दे, 100 में से 10 गया, 90/100। इसी प्रकार आगे 10% लाभ है तो कर दो 110/100। लाभ है तो 100 में जोड़ के बट्टा में 100, 100 से 100 कटा, 100 से 2 जीरो कट गए, 11 गुणा 9। ये स्टार्टिंग का 100 रुपये मूल्य प्रश्न में दे रखा था। 11 गुणा 9 यानी 99 रुपये में अंतिम में वस्तु किसको मिली, जेड को मिली। और यही इस प्रश्न के अंदर पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति समतल है। समतल आकृति कौन सी है। गेंद देखो समतल नहीं है, गेंद कैसी है, ठोस ज्यामिति आकृति है ना, या 3D आकृति है
समतल का मतलब होता है द्विविमीय यानी 2D, और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। अच्छा, गिलास भी कैसी आकृति है? 3D। बेलन भी कैसी आकृति है? 3D। समतल आकृति कौन सी है? कागज, है ना। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर अपन आते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 20वां देखो, कुछ कथन लिखे हुए हैं। एक ही बिंदु से अगर दो किरणें निकले तो कोण बनेगा। बिल्कुल, एक बिंदु से अगर दो किरणें निकलेगी तो क्या बनेगा? कोण। असत्य कथन ढूंढना है। ये तो सत्य है। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल गलत। त्रिभुज गलत कथन ही ढूंढता था। त्रिभुज जो होता ना वो तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति है ना। त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, इसमें रेखाएं नहीं चाहिए होती। इसमें क्या चाहिए होते? रेखा खंड चाहिए होते। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इसमें रेखा खंड चाहिए होते। रेखा खंड क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम में बिंदु होते, तीर नहीं होते, है ना। तो ये गलत कथन हो गया। बाकी सारे सही है। तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, सही है। अच्छा, आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी बात सही है। गलत कथन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21, कौन सा कथन सत्य है? देखो, समस्त कोण सदैव त्रिभुज के बारे में बोला। त्रिभुज के सारे कोण हमेशा न्यून कोण होंगे। बिल्कुल गलत, जरूरी नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का भी हो जाता है, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। सारे कोण तो न्यून कोण हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक कोण कम से कम हमेशा न्यून कोण होगा ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक कोण हमेशा समकोण होगा, ये तो गलत बात है। हमेशा समकोण हो जरूरी नहीं है। एक कोण हमेशा अधिक कोण होगा, ये भी बात गलत है। लेकिन एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा ही होगा। एक क्या, वैसे दो होते हैं, लेकिन दो होंगे तो एक तो होगा ही भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ पे आकृति मिसिंग है मेरे हिसाब से। फिर भी मैं एक बार आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ। आकृति शायद ये पेपर में भी प्रिंट नहीं हुई लग रहा ना। ऐसी सी कुछ आकृति बनी हुई थी जिसमें आपको त्रिभुज गिनने थे। तो इसमें त्रिभुज गिनने थे कुछ, एक, फिर यहाँ ये हो जाता 2, है ना। और जब आप उस आकृति में गिनोगे, वैसे चलो मैं इस प्रश्न को हटा ही देता हूँ क्योंकि आकृति नहीं है। अगर आकृति पेपर में मिली है तो गिनने पे त्रिभुज 5 आए होंगे। प्रश्न नंबर 23वां, एक वर्ग के चारों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? ये है वर्ग। वर्ग में अंदर के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, और वर्ग में चारों अंतः कोणों का जोड़ 90 90 90 90, चारों का जोड़ 360 डिग्री होता है। वैसे कैसा भी चतुर्भुज हो, है ना, अंतः कोणों के जोड़ का सूत्र क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। वर्ग में भुजाएं कितनी होती है? 4 4 -2 इंटू 180 डिग्री। और भी कोई पंचभुज वगैरह पूछ लेना तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। अच्छा, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है, बिल्कुल गलत है ना। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, ये अपन जरूर बोल सकते हैं। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, ये गलत हो गया। ऋजु कोण या सरल कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये भी गलत हो गया। 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25वां, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक चक्कर लगाना है तो 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। अच्छा, बोला क्या है? एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। 75,000 सेंटीमीटर, 75,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। 75,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग दे दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 750 मीटर तो वह दौड़ चुकी है। 750 मीटर दौड़ चुकी है तो उसने कितने चक्कर लगाए? भाई जितनी दौड़ी है उसमें एक चक्कर वाली दूरी का भाग दे दो तो पता लग जाएगा अभी तक कितने चक्कर लगाए हैं। 750 मीटर में 250 मीटर का दे दो भाग, तो 250 का भाग जाएगा 3 बार, यानी 3 चक्कर तो वो लगा चुकी है।
अच्छा, उससे टोटल 3 किलोमीटर दौड़ना है। अच्छा, 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 3 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो, यानी 3000 मीटर उसको दौड़ना है। 3000 मीटर में से वो 750 मीटर दौड़ चुकी है, यानी कितना अभी शेष बचा है दौड़ना? शेष बचा है 3000 मीटर में से 750 मीटर घटाओगे तो 2250 मीटर तो अभी भी उसको दौड़ना है। और जो शेष दूरी को दौड़ने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं करना है, आप तो 2250 मीटर में एक चक्कर के लिए कितनी दूरी है? 250 मीटर, उसका भाग दे दे। तो 0 से 0 25 का भाग 225 में गया 9 बार, यानी 9 चक्कर अभी और लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 3 चक्कर पहले लगा चुकी है, 9 उसको और लगाने पड़ेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 26 की। प्रश्न नंबर 26 को ध्यान से देखना, क्या बोला है? 12 टन, मीट्रिक टन बोलो या टन बोलो वही बात है, और 8 क्विंटल में से 8 टन और 50 किलोग्राम घटाना है। अब बात यह है, टन में से टन घट जाएगा लेकिन किलोग्राम में से किलोग्राम घटना चाहिए। तो यहाँ 8 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 किलो का, तो 8 क्विंटल यानी इसको 800 किलोग्राम भी बोल सकते हैं अपन। तो अब जब अपन घटाएंगे ना, तो ये 12 टन और 800 केजी, इसमें से अपन कितना घटाएंगे? 8 टन और 50 किलो घटा देते। पीछे वाले क्विंटल को किलो में क्यों बदला? ताकि उसमें से 50 किलो घटा जा सके। 12 में से 8 गया 4 टन। अच्छा, 800 में से 50 गया 750 किलो। अब 750 किलो को फिर से तोड़ देते हैं। किस में तोड़ दे? 750 किलो को बोल सकते हैं 700 किलो प्लस 50 किलो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 700 किलो को वापस अपन 7 क्विंटल भी तो बोल सकते हैं ना। 100 किलो का 1 क्विंटल, तो 700 किलो के 7 क्विंटल। तो उत्तर हो जाएगा 4 टन 7 क्विंटल और 50 केजी। ये आएगा जब आप इन दोनों को आपस में घटाओगे। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 27 की मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 27, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, उसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में ले लिया। तो पहली बात, अब 400 लीटर है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 400 लीटर है तो इसको ऐसा कर दो 399 लीटर, और जो 1 लीटर बच गया उसको 1000 मिलीलीटर में बदल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि अपन इसको आपस में घटाया जा सके। इसमें से कितना घटाना है? 12 लीटर और 500 मिलीलीटर इसमें से घटाना। अब लीटर में से लीटर घट जाएगा, मिलीलीटर में से मिलीलीटर घट जाएगा। तो 399 में से जब आप 12 घटाओगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 387 लीटर और साथ में 1000 में से 500 गया, यानी 500 मिलीलीटर। इतना आपके पास शेष बच जाएगा। अब इस शेष बचे हुए को आपको क्या करना है? 25 डिब्बों में भरना है। अब 25 डिब्बों में भरना है तो 387 लीटर और 500 ml को 387.5 भी बोल सकते हैं। 387.5 लीटर, इसको 25 डिब्बों में भरना है तो इसमें आप क्या कर दो? 25 का भाग दे दो। तो जब आप इसमें 25 का भाग दोगे तो क्या होगा? भाग कितनी बार जाएगा सबसे पहले देख लें, है ना। 25 का भाग अगर आप इसमें देने की कोशिश करोगे तो भाग जाएगा इसमें 25 एकम 25, पीछे कितना बचा? 13, आगे उतारा 7, फिर 25 का भाग 5 बार, 25 पंजे 125, पीछे कितना बता? 7 में से 5 गया 2, 13 में से 12 गया 1, आगे क्या उतारा? 5। चूँकि आगे दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। 125 में 25 का भाग 5 बार, तो ये हो जाएगा 125, यानी 15.5 लीटर ये होगी प्रत्येक डब्बे की क्षमता। 15.5 यानी 15 लीटर और 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, क्या बोला है इसमें? एक घड़ी की सबसे बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली सुई कौन सी होती है आपको पता होगा? बड़ी वाली सुई होती है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई किसी अंक से अगले अंक तक पहुंचने में कितना समय लेती है। मिनट वाली सुई जैसे 4 पे थी तो 4 से 5 पे आ गई, तो 4 से 5 पे आई, अगले अंक पे जब मिनट की सुई आती है तो कितने समय में आती है, आप सबको पता है 5 मिनट में आती। अब 5 मिनट को और क्या क्या कहा जा सकता है। अच्छा, 5 मिनट को यदि आप सेकंड में बदलना चाहो, 5 मिनट को अपन क्या बोल सकते हैं, 60 से गुणा कर दो तो सेकंड में बदल जाएगा, 300 सेकंड भी बोल सकते हैं। और 5 मिनट को अपन क्या बोल सकते हैं, 5 मिनट को यदि घंटे में बदलना चाहते हो तो 60 का भाग दे दो, 60 मिनट का भाग दे दो तो ये घंटे में बदल जाएगा। मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते, मिनट को सेकंड में बदलते तो 60 से गुणा करते, 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 12 बार, यानी इसको 1/12 घंटे भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या 5 मिनट को 1 घंटा कहा जा सकता है, नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है, ये 5 मिनट भी वही है, 1/12 घंटे और 300 सेकंड, ये तीनों बातें सही थी, लेकिन एक बात इसमें से गलत थी। प्रश्न नंबर 29वें की अपन बात करते। क्या बोला है प्रश्न नंबर 29 में, एक आयताकार मैदान के बारे में आपको कोई जानकारी दे रखी है। और क्या जानकारी दे रखी है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 40 मीटर। अच्छा, इसके चारों ओर बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाती है, बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाती है। तो 60 है, 5 इधर 5 इधर, 60 और 10 ये हो जाएगा 70 मीटर। अच्छा, क्योंकि 5-5 मीटर घास दोनों तरफ लग गई, लंबाई में भी चौड़ाई में भी 5-5 मीटर दोनों तरफ लग गई, तो 5 और 5 चौड़ाई बाहर वाली 10 मीटर बढ़ जाएगी। तो 5 और 5 पहले 40 थी, 40 और 10 अब बाहर की चौड़ाई हो जाएगी 50 मीटर। अब आपको बोला है तो ये घास वाले क्षेत्र ना, जहाँ घास लगी उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। घास वाली जगह का क्षेत्रफल आएगा बड़े आयत का, यानी बाहर की लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस अंदर की लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आपको क्या करना है, 70 गुणा 50 माइनस करना है 60 गुणा 40। 70 गुणा 50 करोगे तो 3500, माइनस 60 गुणा 40 करोगे तो 2400। 3500 में से 2400 गया 1100 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसकी इकाई मीटर नहीं वर्ग मीटर होगी, है ना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। इस फ्रेम को x बोला है। एक दूसरी फ्रेम है वर्गाकार, उसको y बोला है और उसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, बोला है फ्रेम x का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब परिमाप तो वर्ग सेंटीमीटर में हो ही नहीं सकता, सत्य कथन ढूंढना है। दोनों x और y का परिमाप 320 सेंटीमीटर आ रहा है, चेक करें ऐसा हो रहा है क्या। पहली फ्रेम आयताकार है तो ये फ्रेम जो x है इसके परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू कोष्ठक 90 प्लस 70। 90 प्लस 70 कितना, तो 2 इंटू पहले कोष्ठक वाला जोड़ कर दो 160, 160 इंटू 2 320 सेंटीमीटर। फ्रेम x का तो परिमाप इतना आ रहा है, क्या फ्रेम y का परिमाप भी इतना आ रहा है। फ्रेम y का परिमाप क्या होगा, वर्गाकार है तो भुजा 80 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 80 ये भी 320 सेंटीमीटर आ रहा। बिल्कुल, दोनों का परिमाप 320 सेंटीमीटर आ रहा है। सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था फुल टेस्ट नंबर 2 जिसको अपन ने हल करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।